Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 20th September 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India-Canada relations that have been recently strained. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. लेकिन इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना होगा। हमें समझना होगा पहले अबाउट द खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड एक डिटेल्ड आर्टिकल हमने इस साल ही कवर किया था, आई थिंक इन द मंथ ऑफ जून। यहाँ पे मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, खालिस्तान जो मूवमेंट है दैट वाज बेसिकली सेंटर्ड अराउंड अ डिमांड टू हैव अ सेपरेट कंट्री फॉर सिख पीपल अराउंड द करंट स्टेट ऑफ पंजाब। यानी कि जो मौजूदा स्टेट है हमारा पंजाब, उस एरिया में कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री खालिस्तान डिक्लेयर किया जाना चाहिए। और ये जो डिमांड है खालिस्तान का, इसको बेसिकली सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, इनडायरेक्टली फ्यूल कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हमसे बदला लेना था। जिस तरीके से पाकिस्तान का बाइफर्केशन हो गया एंड बांग्लादेश लिबरेटेड आउट ऑफ पाकिस्तान in 1971, Pakistan wanted to avenge that Bangladesh issue from India by having similar bifurcation of India in the form of Khalistan. तो कुछ इंटरनल इश्यूज थे, धीरे धीरे सिख सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत हर्ट हुए और उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने ये खालिस्तान मूवमेंट को फंड या आर्म्स एम्यूनेशन का सपोर्ट देना शुरू किया। खालिस्तान जो मूवमेंट था उसके वन ऑफ द मेन लीडर था जर्नैल सिंह भिंद्रावाले। जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, he was very orthodox Sikh and he treated people from other community, maybe Hinduism or other community, in a very inferior manner। इन लोगों को inferior तरीके से ट्रीट करते थे और he wanted for Sikhs to have an independent country Khalistan and he resorted to militancy also। और भिंद्रा वाले को पूरा पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का मिला हुआ था। भिंद्रा वाले का कैसे राइज हुआ, कैसे उसमें हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं कुछ हद तक, ये सब कुछ मैंने बताया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6 जून और समथिंग लाइक दैट। आपको अगर याद नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, मैं डेट मेंशन कर दूंगा जहां पे मैंने खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत को डिटेल में बताया है। यहाँ पे आई जस्ट होप कि आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ कि खालिस्तान मूवमेंट का डिमांड है क्या। उसका लीडर जर्नैल सिंह भिंद्रावाले, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्नैल सिंह भिंद्रावाले turned into a kind of terrorist। He along with his supporters stationed himself in Golden Temple। तो गोल्डन टेम्पल को इन्होंने अपना अड्डा बना लिया। उसी के आसपास दे वुड स्टेशन, दे वुड ट्रेन देमसेल्फ, डेवलप देयर आर्म्स एम्यूनेशंस स्टॉक पाइल इन गोल्डन टेम्पल। अब इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू बनता जा रहा था और इसी कारण से इंडियन आर्मी ने 5 जून 1984 को लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में मेन पर्पस था जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को कैप्चर करना या मार देना, बिकॉज ही वॉज टर्निंग आउट टू बी अ मेजर थ्रेट फॉर इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। हुआ क्या, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में अल्टीमेटली जर्नैल सिंह भिंद्रावाले एंड हिज सपोर्टर्स वेयर पर्ज्ड आउट एंड किल्ड। बट इस पूरे प्रोसेस में एक गलती हो गई आप कह सकते हैं, या एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। वो था कि गोल्डन टेम्पल के आसपास थोड़ी बहुत गोलीबारी हुई, थोड़ी बहुत बमबारी हुई बाय इंडियन आर्मी और इस कारण से सिख सेंटिमेंट काफी हर्ट हुआ, क्योंकि उनके लिए गोल्डन टेम्पल काफी पायस जगह है, सैक्रेड जगह है। इट इज सीट ऑफ अकाल आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की सीट है, जो उनके एटर्नल गुरु हैं। उनके 10 गुरु तो आपको नाम पता है। उसके बाद से उन्होंने आदि ग्रंथ, जो उनकी सैक्रेड टेक्स्ट है, उनको उन्होंने अपना एटर्नल गुरु माना और उसको उन्होंने स्टैब्लिश किया ऑन अकाल तख्त। तो इसको वो लोग काफी सैक्रेड मानते हैं। इसी कारण से पूरा का पूरा गोल्डन टेम्पल का जो प्रेमाइसेस है दैट इज वेरी सैक्रेड फॉर सिख कम्युनिटी, और वहां पे गोलीबारी होना दैट नेचुरली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ सिख पीपल इन आवर कंट्री। और इसी कारण से many Sikh who were antagonized, amongst them few Sikh bodyguards of the then
India's Prime Minister Indira Gandhi assassinated Indira Gandhi on 31st October 1984। तो देखिए, जून में हुआ, मुझे लगता है 6 जून को ही मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया होगा। उस दिन एनिवर्सरी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। तो जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उस कारण से सिख सेंटिमेंट काफी हैम्पर हुआ था, और उसका बदला लेने के लिए फिर सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी, जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उनको असैसिनेट किया, उनको मार दिया। उसके बाद फिर चूंकि इंदिरा गांधी के भी कई सारे सपोर्टर्स थे हमारे देश में, सी वॉज अ वेरी पॉपुलर लीडर, तो फिर एंटी सिख राइट शुरू हो गए हमारे देश में, सिखों को टारगेट किया जाना शुरू कर दिया गया, जिस कारण से सिखों का गुस्सा और भड़क गया। और ये जो खालिस्तान मूवमेंट का जो डिमांड है, इट गॉट फर्दर स्ट्रेंथेंड अप। तो यू सी, एन आई फॉर एन आई, हाउ लीडिंग टू मोर एंड मोर ट्रबल। और खालिस्तान मूवमेंट का डिमांड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसके बाद पंजाब के सीएम बीन सिंह वाज आल्सो किल्ड। कई सारे खालिस्तानी इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग जगहों पे। देखिए, खालिस्तानी इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है वो मेनली फॉरेन कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि कई सारे सिख पॉपुलेशन जो है दे माइग्रेटेड, एंड दे हैव बीन माइग्रेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस टू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्पेशली कनाडा। तो कनाडा से कई सारे इस तरीके के सिख इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, हु वेयर फ्यूलिंग खालिस्तानी मूवमेंट इन इंडिया। और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला from India itself, from the Sikh population of India after assassination of Indira Gandhi, which followed up with anti-Sikh riots। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव था वो था बब्बर खालसा। सी, बब्बर खालसा वाज क्रिएटेड इन कनाडा, और बब्बर खालसा एक स्ट्रॉन्ग इंसर्जेंट ग्रुप जो वहीं से बैठे बैठे, कनाडा से बैठे बैठे इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल कर रहा था और इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए, हमारे पंजाब से जो सिख लोग हैं वो अलग अलग देशों में माइग्रेट होते रहते हैं फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सो दे माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्रीज। उसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ देम माइग्रेट इन जनरल टू कनाडा इन होप ऑफ सम बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो कनाडा के अंदर अच्छी खासी सिख पॉपुलेशन है, और ये सिख पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे हैं हु सपोर्ट द खालिस्तानी मूवमेंट इन इंडिया, एंड सच सिख पॉपुलेशन, after assassination of Indira Gandhi and anti-Sikh riots in India, they created insurgent groups with an aim of creating terror in India in order to get independent country खालिस्तान। उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप था वो था बब्बर खालसा। इट वाज established by Surjan Singh Gill। तो बब्बर खालसा was created as a government in exile office in Vancouver in 1982, issuing Khalistani passport and currency. So Babbar Khalsa had declared कि Khalistan is an independent country. For them, they had accepted, and for the time being, it is under administration of India। तो जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया था रंगून में, जिस तरीके से तिब्बतन लोगों ने, दलाई लामा ने गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, वैसे ही बब्बर खालसा ने खालिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अलग देश डिक्लेयर कर दिया, अलग पासपोर्ट देने लगे, एंड दे हैड देयर ओन करेंसी आल्सो। In 1982, they created government in exile in Vancouver, and they resorted to militancy, insurgent activity, terror activities in order to get their so-called dream of Khalistan fulfilled। तो बब्बर खालसा ने कई सारे टेरर अटैक किए। उसमें से सबसे मेजर टेरर अटैक था जब एयर इंडिया की बॉम्बिंग की गई 1985 में, दैट लेड टू डेथ ऑफ 331 सिविलियंस। तो ये सब चीजें चलती रहीं, और आप मान के चलिए कि 1980s में, स्पेशली आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी से लेकर के 1995 तक पंजाब के अंदर पूरी तरह से टर्बुलेंस बना रहा, पूरी तरीके से इनस्टेबिलिटी बनी रही बिकॉज ऑफ दिस खालिस्तानी मूवमेंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस मूवमेंट सबसाइडेड, लेकिन आज भी ये मूवमेंट कुछ हद तक, अगर थोड़ा बहुत इसको फ्यूल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वो मिलता है from some of the Sikh who have settled outside, especially in Canada। आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया से कई सारे सिख अलग अलग देशों में माइग्रेट हुए इन होप ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसमें से कनाडा एक मेजर कंट्री है। तो कनाडा के अंदर अगर आप देखो तो सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन ओवरऑल 2% तक हो गई है, who have got, many of them have got citizenship of Canada also।
तो 2% जनसंख्या भी ओवरऑल मायने रखती है। दे हैव गॉट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। उनमें से कई सारे जो सिख मेंबर्स हैं, नाउ दे गेट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। दे आर वेरी एक्टिव इन कैनेडियन पॉलिटिक्स ऑल्सो। और वहां से कुछ ऐसे सिख मेंबर्स हैं जो इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते रहते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि कनाडा में रहने वाले जितने सिख हैं सब के सब खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। नो, दैट इज नॉट ट्रू। You see, some of the Sikhs staying in Canada, they are opposing Khalistani movement. They say Khalistanis are not Sikh. Just to introduce, इनके बारे में हम देखेंगे क्यों ये न्यूज है। इज द रियल टेररिस्ट, दे आर अगेंस्ट खालिस्तानी मूवमेंट, बट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि कुछ ऐसे सिख जो कनाडा बेस्ड हैं, वहां पे भारत सरकार का इन्फ्लुएंस या लॉ एंड ऑर्डर उनके ऊपर इम्पोज भी नहीं होता। दे आर फ्यूलिंग, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो हैं ही, दे आर फ्यूलिंग आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन ऑर्डर टू कीप दिस खालिस्तानी मूवमेंट अलाइव इन इंडिया। कुछ अब जरा देखते हैं इसमें से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे सिख कम्युनिटी के लोग हु हैव बीन एंगेजिंग इनटू सपोर्टिंग खालिस्तानी मूवमेंट इन इंडिया, उसमें से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजन, इंडिया के सिख, इंडियन ओरिजिन के सिख, लेकिन कनाडा की सिटीजनशिप ले चुका था। और हरदीप सिंह निज्जर वाज अ स्ट्रॉन्ग खालिस्तानी सपोर्टर। तो हरदीप सिंह निज्जर की लास्ट ईयर डेथ हुई। ही वॉज फैटली शॉट। उसको किसी ने गोली मार करके इसकी हत्या कर दी 18 जून 2023 को, इसी साल। आई एम सो सॉरी, नॉट लास्ट ईयर, इन इट 2023 itself निज्जर इज फैटली शॉट इन अ पार्किंग लॉट ऑफ गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा इन ब्रिटिश कोलंबिया। उसके बाद से काफी सारी बातें हो रही थी कि इसके असैसिनेशन के पीछे कौन है, क्योंकि ये खालिस्तानी लीडर था। फिर जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो इंडिया विजिट पे आए टू अटेंड G20 समिट। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इशू रेज किया जस्टिन ट्रूडो से के सामने कि जो खालिस्तानी सपोर्ट मिल रहा है कनाडा से, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। Perhaps this matter did not went well between the two prime ministers. जस्टिन ट्रूडो वापस जाकर के एक नया पूरा का पूरा मुद्दा खोल दिया उन्होंने। वो कनाडा जाकर के उन्होंने कह दिया कि देर इज ए लिंक बिटवीन डेथ ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड इंडिया। तो भारत के एजेंट्स ने शायद से हरदीप सिंह निज्जर को मारा है। ये इंडिया के लिए एक, आप समझिए, बहुत बड़ा एक्यूजेशन है। इस तरीके के एक्यूजेशन सीधे सीधे प्रधानमंत्री नहीं लगाते दूसरे देशों पे। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशन फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया टुक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम कनाडा। तो इंडिया ने कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिन का टाइम दिया। कैमरून मैके हैज बीन आस्क्ड टू लीव इंडिया विद इन 5 days। और कनाडा ने भी रेसिप्रोकेट किया। कनाडा ने भी हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स को कहा है दैट दे मस्ट लीव कनाडा फॉर इंडिया। तो मुद्दा यह है कि जब हम लोग सीनियर डिप्लोमेट्स को वापस बुला लेते हैं, दैट इज ए साइन दैट इन दोनों देशों ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया। इट्स अ मेजर इवेंट। तो आप कह सकते हैं कि अब भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस काफी हद तक स्ट्रेन हो गए हैं। इट इज ऑन ऑल टाइम लो बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स। तो खालिस्तानी मूवमेंट अब न्यूज में है, इंडिया कनाडा रिलेशंस न्यूज में है। आज तो मैंने इतना बैकग्राउंड बताया, 2-3 दिनों बाद अभी तो ये मुद्दा चलता रहेगा। एक दिन मैं कवर कर लूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ कनाडा फॉर इंडिया एंड वाइस वर्सा। और ये जो रिलेशंस स्ट्रेंड हुए हैं, उससे इंडिया के ऊपर, हमारी इकोनॉमी पे खासकर क्या क्या असर पड़ सकता है, वो किसी दूसरे एनालिसिस में मैं कवर करूंगा। यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया कनाडा रिलेशंस स्ट्रेंड ओवर खालिस्तान इशू। खालिस्तान इशू मैंने ब्रीफली बताया है। डिमांड फॉर सेपरेट कंट्री ओवर करंट स्टेट ऑफ पंजाब। 1980s में खालिस्तान मूवमेंट was supported by Pakistan. Leader of the movement Bhindra Wale was stationed in Golden Temple, forced out by Indian Army under Operation Blue Star in 1984. But this hurt Sikh sentiment, leading to assassination of Prime Minister Indira Gandhi. और उसके बाद से started anti-Sikh rights that further strengthened Khalistan demand. And many groups function from abroad, for example, Babbar Khalsa, to support Khalistani demand.
Recently, Canada's Prime Minister accused India for getting killed Khalistani leader and Canadian citizen in Canada. This strained ties between the two sides. The next article is about Nagorno Karabakh region conflict. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो सबसे पहले थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच का जो रीजन है उसको कहा जाता है कॉकेशियन रीजन। इसमें जो मेन कंट्री है वो है ऑफ कोर्स रसिया। ये रीजन को कहा जाता है सदर्न कॉकेशियन रीजन ऑफ रसिया। उसके अलावा दो जो इंपॉर्टेंट देश हैं, तीन है मेनली, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया। तो ये है कॉकेशियन रीजन, नदर्न रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अजरबैजान और आर्मेनिया को देखिए आप, ये जो दो देश हैं, ये आपस में इनका काफी ज्यादा हॉस्टाइल रिलेशन रहता है। हॉस्टिलिटी के पीछे एक तो रिलीजियस फैक्टर है। आर्मेनिया इज मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री, जबकि अजरबैजान इज अ इस्लामिक कंट्री। तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एक फैक्टर है। आर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है, जबकि अजरबैजान इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री है। दूसरा जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण है वो है दिस पर्टिकुलर रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन। इस रीजन को लेकर के टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट होता है दोनों ही देशों के बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। नगोर्नो काराबाख रीजन, अगर आप देखो नगोर्नो काराबाख रीजन को, इस तरीके का कुछ है ये पूरी तरह से आता है अजरबैजान के अंदर, इस तरीके से आप देखो तो। और इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान ओनली। बट इस रीजन में, नगोर्नो काराबाख रीजन में, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, लगभग 95% तक जो पॉपुलेशन है, वो आर्मेनियन एथनिसिटी के हैं, यानी कि यहाँ का लैंग्वेज, यहाँ का कल्चर फॉलो करने वाले। एंड दीज पीपल वांट दिस रीजन टू बी मर्ज्ड विथ आर्मेनिया, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन ऑफिशियली या फॉर्मली ये पार्ट जो है वो अजरबैजान के कंट्रोल में था, बट एथनिसिटी वाइज इट इज वेरी क्लोज टू आर्मेनिया। 1990s में हुआ क्या कि, देखिए, जब तक यूएसएसआर था, रसिया वाज लीडर, दीज कंट्रीज वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो रसिया वुड मेंटेन अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट इट्स मेंबर कंट्रीज। बट जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उसके बाद से तमाम जो कंट्रीज थे, अर्लियर हुए पार्ट ऑफ यूएसएसआर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पार्ट ऑफ ओवरऑल सोशलिस्ट मॉडल, सो दे स्टार्टेड कन्फ्लिक्टिंग बिटवीन देमसेल्फ। और ये कन्फ्लिक्ट जो है, आप कह सकते हैं कि इट वाज in the post Cold War region after disintegration of USSR, because now USSR, especially Russia, was no longer there to mediate between the two sides. तो इन दोनों देशों के बीच में पहले से तो कन्फ्लिक्ट था ही, बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर्स। इस रीजन को लेकर के भी कन्फ्लिक्ट था। ये रीजन आता जोग्राफिकली अजरबैजान के कंट्रोल में है, बट एथनिसिटी वाइज इट इज वेरी मच क्लोज टू आर्मेनिया। 1990s में आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, आर्मेनिया ने इस एरिया को एक्वायर कर लिया फोर्सफुली, एंड इट गॉट कंट्रोल ओवर इट। और तब से अक्सर कुछ दिनों पे आप सुनोगे कि नगोर्नो काराबाख रीजन के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान में लड़ाई शुरू हो गई है। तो यही चलता रहता, दिस यू सी नगोर्नो काराबाख रीजन, आर्मेनियन ऑक्यूपाइड नगोर्नो काराबाख रीजन। इसमें एक छोटा सा ये रीजन ध्यान रखो, लचिन कॉरिडोर। दिस लचिन कॉरिडोर कनेक्ट्स आर्मेनिया विथ दिस नगोर्नो काराबाख, बिकॉज बाकी सारा एरिया जो है वो माउंटेनस है, हिली एरिया है। ये जो कॉरिडोर है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, ये जो लचिन कॉरिडोर है, दिस अलाउज आर्मेनिया टू हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू दिस नगोर्नो काराबाख रीजन, जहां से आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाख रीजन को कैप्चर करा हुआ है। तो दिस लचिन कॉरिडोर इज इंपॉर्टेंट, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब अगर इंडिया का स्टैंड देखें इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, आर्मेनिया और अजरबैजान के इस कन्फ्लिक्ट, जिसको हम लोग नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, इसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है या इंडिया का क्या स्टैंड है। तो हमारे देश का स्टैंड किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे पे डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट, और ये बात सही भी है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा उसी के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि हमारा क्या स्टैंड है। तो अगर इंडिया के इंटरेस्ट की अगर आप बात करें, इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट कन्वर्जेस विथ अजरबैजान। हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अजरबैजान के साथ कन्वर्ज होते हैं, क्योंकि भारत की कई सारी कंपनियां
ऑयल रिलेटेड कंपनियां जैसे कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड एंड ऑल, they have started many oil and natural gas exploration activities in Azerbaijan. They have made a lot of investment in Azerbaijan. उसके अलावा गेल इज एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ कोऑपरेशन विद अजरबैजान एज फार एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज कंसर्न। तो हमारे देश की कंपनियों ने काफी इन्वेस्ट कर रखा अजरबैजान में ऑयल नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, जिससे हमारे देश का जो इंपोर्ट बिल है ऑयल और नेचुरल गैस का वो कुछ हद तक कम हो सकता है। दूसरा, अजरबैजान इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा रसिया से। ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अगर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है, जिसका एक मेंबर है अजरबैजान, तो इट विल रिड्यूस इंडियाज डिस्टेंस with Russia by 40%, and that is how it will promote trade between India and Russia, जो एक दूसरे के लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल इश्यूज इंडिया और रशिया का ट्रेड काफी लिमिट होता है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉकिंग ऑफ इंडिया is concerned, especially with respect to its trade with Russia is concerned. तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अजरबैजान इज अ मेंबर, और हम लोग अजरबैजान को एंटोगोनाइज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुद्दा यह है कि अजरबैजान हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की जाए। लेकिन अब अगर आप देखो तो अजरबैजान इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका अगर स्टैंड देखो कश्मीर मुद्दे पे, तो ये पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान स्टैंड है। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि अर्मेनिया कश्मीर मुद्दे पे पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करता है। अजरबैजान नगोर्नो काराबाख रीजन के जो इश्यूज हैं उनको इक्वेट करता है कश्मीर के मुद्दे से, और अजरबैजान ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि अर्मेनिया ने जिस तरीके से नगोर्नो काराबाख रीजन को फोर्सफुली अक्वायर किया हुआ है, अजरबैजान का कहना है कि भारत ने भी कश्मीर के ऊपर इसी तरीके से कंट्रोल जमाया हुआ है। अजरबैजान हमारे स्ट्रैटेजिक और टेरिटोरियल इंटरेस्ट को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करता है, और वहां पे अर्मेनिया एक्सटेंड्स एन अनइक्विवोकल सपोर्ट टू इंडिया ऑन कश्मीर इशू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की किसी भी मुद्दे पे पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट, मेनली हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इस मामले में डाइवर्ज हो रहे हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहता है कि वी मस्ट सब अलाइन विथ अजरबैजान, जबकि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट आस्क अस और कन्विंस अस टू अलाइन विथ अर्मेनिया। और यही कारण है कि इंडिया हैज मेंटेन्ड अ काइंड ऑफ न्यूट्रल स्टैंड ऑन द इशू। हम लोग नॉर्मली इस मुद्दे पे कभी कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं लेते हैं। तो इंडिया स्टेटमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, क्योंकि ये पुराना मुद्दा है और वापस से रिवाइव हो रहा है, तो इस पर सवाल उठ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर लिखना है कि इंडिया हैज ऑलवेज अडॉप्टेड ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल स्टैंड ऑन द इशू। इंडिया सजेस्ट पॉलिटिकल सॉल्यूशन एज आउटलाइंड इन मैड्रिड प्रिंसिपल। तो नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उसके लिए एक प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसको कहा जाता है मैड्रिड प्रिंसिपल। दिस मैड्रिड प्रिंसिपल इज इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1993 रिजोल्यूशन। तो आपको सिंपल यही लिखना है कि रादर देन डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इनटू द मैटर, इंडिया सजेस्ट फॉर ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन इन लाइन विथ मैड्रिड प्रिंसिपल। आपको मैंने पहले बता ही दिया, वापस से हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये 1990 का ये डिस्प्यूट है, लेकिन हर कुछ दिनों पे ये दोनों देश आपस में फाइट करने लगते हैं, और इस तरीके का फाइट दोबारा से शुरू हो चुका है बिटवीन द टू साइड्स। अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन अगेंस्ट आर्मेनिया इन नगोर्नो काराबाख रीजन। सो जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट वापस से राइज हुआ, दिस मैटर हैज अगेन बिकम ऑफ utmost इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, एंड इंडिया विल अगेन बी रिक्वायर्ड टू टेक ए कैलिब्रेटेड स्टैंड। रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले देखिए कॉकस रीजन। कॉकस रीजन इज बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। इसमें तीन मेन देश हैं, एक तो देखिए रसिया है, दूसरा अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया। अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है वो है नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट हैज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्मेनियन एथनिसिटी। अर्मेनिया के लोग हैं यहाँ पे, और अर्मेनिया का यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। इंडिया के अगर स्टैंड की बात की जाए तो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इट कन्वर्जेज विथ अजरबैजान, बट इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में अजरबैजान
हमारे लिए एक हर्डल है. India's strategic interest converges with Armenia, and that is why India follows a neutral stand. India looks for political solution in line with Madrid Principle. Madrid Principle is in line with United Nations Security Council Resolution number 1993. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए. ये प्रीलिम्स वाला आंसर आप सबमिट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Bima Sugam portal. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, बीमा सुगम पोर्टल है क्या? ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसपे इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं प्रोवाइडेड बाय ऑल द इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, वो एक पोर्टल पे आपको मिलेंगे. तो आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का सुपर ऐप है बीमा सुगम पोर्टल. So all kinds of insurance services like life, health, motor, property insurance, all such insurance can be done on the single platform in a paperless manner. इससे कैसा होगा? सब कुछ ऑनलाइन होगा, पेपरलेस मैनर में होगा, तो सेटलमेंट क्लेम भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाएंगे. इट इज एन एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर कस्टमर्स. चाहे बीमा खरीदने की बात हो, उसमें सर्विस अवेल करने की बात हो, सेटलमेंट क्लेम की बात हो, एवरीथिंग विल बी डन in a very seamless manner. Bima Sugam portal will also easily accept and speedily accept the sandbox products. तो आप अब जरा समझिए कि सैंडबॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है. देखिए, सैंडबॉक्स एक टेक्निकल टर्म है. सैंडबॉक्स प्रोडक्ट में होता क्या है कि कोई भी नया, अगर आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, कोई भी नया डिजिटल सर्विस लेकर के आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आप लॉन्च नहीं कर सकते ना. क्योंकि अगर आप सीधा सीधा लॉन्च करेंगे और उसमें कुछ भी ग्लिचेज निकल गया, डेटा लीक हो गया कस्टमर का, उसका बैंक अकाउंट जो है वो हैक हो गया, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एनी ऑनलाइन सर्विस दैट यू आर ब्रिंगिंग, यू मस्ट टेस्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ फ्यू कस्टमर्स. तो ये जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, इसको कहा जाता है सैंडबॉक्स रेगुलेटरी. यहां से समझिए, ये मान लीजिए कि फिनटेक कोई कंपनी, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आई, मान लीजिए गूगल पे आया, तो अभी ये सीधा सीधा इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा. इट विल बी सब्जेक्टेड टू सम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसीजर. तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इज अ सिस्टम वेयर इट विल बी टेस्टेड, दिस प्रोडक्ट विल बी टेस्टेड in several manners with few customers in a very restricted manner. एक बार जब ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सैंडबॉक्स प्रोडक्ट. सैंडबॉक्स प्रोडक्ट मतलब इस प्रोडक्ट को सैंडबॉक्स में टेस्ट कर लिया गया और उसके बाद इस प्रोडक्ट को लाइसेंस दिया जाएगा. यही बात यहाँ लिखी है कि बीमा सुगम पोर्टल पे सैंडबॉक्स प्रोडक्ट को इजीली इनकॉर्पोरेट भी किया जा सकता है. तो मान लीजिए कि कोई एक नया सॉफ्टवेयर आया, कोई नया डिजिटल सर्विस आया, तो उसको सैंडबॉक्स रेगुलेटरी प्रोसीजर से पहले टेस्ट किया गया, एंड वंस इट पासेस ऑल द टेस्ट, देन इट कैन बी इजीली अडॉप्टेड ऑन द बीमा सुगम पोर्टल. बीमा सुगम पोर्टल को इसी तरीके से बनाया गया है कि सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सिस्टम. देखिए, दो बातें यहाँ पे. सैंडबॉक्स रेगुलेटरी इज अ मैकेनिज्म जहां पे टेस्ट होता है, एंड सैंडबॉक्स प्रोडक्ट वो है जो एक बार सैंडबॉक्स रेगुलेटरी टेस्ट को पास कर जाता है, वो प्लेटफॉर्म को, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जाता है सैंडबॉक्स प्रोडक्ट. तो कोई भी नया सैंडबॉक्स अगर प्रोडक्ट आता है, तो इट कैन बी इजीली इनकॉर्पोरेटेड इनटू बीमा सुगम पोर्टल. ऐसे डिजाइन किया गया है बीमा सुगम पोर्टल को. अब करंट न्यूज देखते हैं. देखिए, बीमा सुगम पोर्टल अभी बन के तैयार हुआ नहीं है. इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक कमिटी बनाई है विच विल इंक्लूड इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, चाहे LIC हो, GIC हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो, ये सबको मिला करके एक स्टीयरिंग कमिटी बनाई है, जिसको 200 करोड़ का बजट दिया गया है इन ऑर्डर टू डेवलप दिस पोर्टल, बीमा सुगम पोर्टल. अब इससे जब ये पोर्टल डेवलप हो जाएगा, तो तमाम जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और इंश्योरेंस के दरमियान उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी. पेपर वर्क विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली एंड दैट विल मेक द सेटलमेंट क्लेम फास्टर.
इस तरीके से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी हद तक हमारे देश के अंदर बढ़ सकता है, जो अभी काफी कम है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा, तो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर भी कम होगा, जो इन जनरल गरीब परिवारों के अंदर ज्यादा होता है, और दैट इज वन मेजर रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो यही लिखी है बातें, बीमा सुगम पोर्टल से रिलेटेड ऑनलाइन सिस्टम है, विल ब्रिंग ऑल इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज एंड प्रोडक्ट ऑन सेम पोर्टल, also enable easy acceptance of the sandbox product, reduce paperwork and time for settlement claim. And IRDAI with insurance company have started the process of building Bima Sugam portal. The next article is about Five Eyes Intelligence Alliance. ये टॉपिक आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी आप पासिंग रेफरेंस में कहीं आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो ये इशू तो मैंने आज ही कवर किया, पहला टॉपिक यही था। वी सॉ हाउ कनाडाज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मेड एन एलिगेशन of a kind of link, possible link between India and killing of pro खालिस्तान लीडर हरदीप सिंह निज्जर। और कनाडा ने इस पे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है, और कनाडा ने इंडिया को कहा है कि इस मामले में कोऑपरेट करे। अब कनाडा का एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, वो 5 देशों को मिलाकर के एक इंटेलिजेंस ग्रुप है कनाडा का, जिसको कहा जाता है फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस। नाउ कनाडा हैज प्रेजेंटेड द केस टू फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। देखिए, ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन सकता है। कनाडा ने तो हमारे साथ रिलेशन खराब कर ही लिया है। नाउ कनाडा हैज रेफर्ड दिस इशू टू फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। 5 देशों का अलायंस है फॉर इंटेलिजेंस पर्पस, और उसको यह मैटर रेफर किया गया है। अभी बाकी के 4 देश ऑफ कोर्स भारत के साथ रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, लेकिन उनके लिए अब एक काफी ज्यादा डायलेक्टिकल सिचुएशन बन गया है कि वेदर टू अपीज कनाडा और इंडिया। तो देखना होगा आगे क्या होता है। ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, इट इंक्लूड्स 5 कंट्रीज, ऑफ कोर्स कनाडा, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएस एंड यूके। स्टार्टिंग में इंटेलिजेंस अलायंस सिर्फ यूएस और यूके ने मिलकर के बनाया था, लेकिन बाद में 3 देश और ज्वाइन कर लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसके साथ ही इसका नाम हो गया फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस। कोल्ड वॉर के टाइम में फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मेन काम था सोवियत यूनियन की एक्टिविटीज पे नजर रखना, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये दुनिया के अलग अलग सरकारों पे उनकी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज पे नजर रखती हैं, कभी कभार लीगल तरीके से, कभी कभार इलीगल तरीके से। आपने नाम सुना होगा जो विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन के बारे में। तो एडवर्ड स्नोडेन रिवील्ड मेनी थिंग्स अबाउट फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस, कि कैसे ये इलीगल तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों पे, उनकी सरकारों पे और उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। तो ये है फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस, जिसके सामने ये मामला कैटर किया गया है। तो बाकी के जो 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, नाउ दे विल बी इन अ काइंड ऑफ डायलेमा कि इंडिया के साथ जाएं या कनाडा के साथ जाएं। फाइव इंटेलिजेंस अलायंस इस कारण से न्यूज में आया है। ये जो पांचों देश हैं, इनको दुनिया के अलग अलग रीजन्स पे नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इट कीप्स आइज ऑन साउथ एशिया, जिसमें हमारा देश भारत आता है। तो फाइव इंटेलिजेंस अलायंस को अच्छे तरीके से देख लेना होगा बिफोर प्रीलिम्स। इंटेलिजेंस अलायंस ऑफ 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोल्ड वॉर के टाइम में kept eye on Soviet activity, now it keeps eyes on activities of world government। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। Is it in this question and you can submit the answer in the comment section। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। एंड पीएम वानी स्कीम में पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट फॉर बीपीएल फैमिलीज, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। मैंने ये टिक करना आज मैं भूल गया, आई विल टेक इट। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज नॉट जस्ट फॉर बीपीएल फैमिली, इट इज फॉर ऑल फैमिलीज, बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। कल जो मैंने आपको मेंस क्वेश्चन दिया था, विमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड लैप्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, फुल स्टॉप। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन ऑल लेजिस्लेटिव बॉडी। ध्यान से समझिए, कई दफा आप देखेंगे कि कोई क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है। ये मत सोचिए कि बस स्टेटमेंट दिया है तो
सवाल तो पूछा नहीं है तो इस पे क्या ही लिखना है। आपको पहले से स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई करना होगा। तो आपने बता दिया कि मौजूदा टाइम में भारत सरकार ने 128th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है फॉर प्रोवाइडिंग 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड देन यू गिव अ ट्रांजिशन लाइन कि दिस इज नॉट ए न्यू प्रपोजल। इसके पहले भी इस तरह के प्रपोजल दिए जा चुके हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एंड 108 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। तो इस तरीके से आपने पहला स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई कर दिया और फिर आप दूसरे पार्ट में आ जाएंगे कि व्हाई इट इज नेसेसरी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बिल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है, जेंडर पैरिटी के लिए जरूरी है। उसमें जेंडर पैरिटी के लिए क्यों चाहिए हमारे देश में, वहां पे आप बता सकते हैं कि कैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारे देश की रैंकिंग खराब है। विमेन इंटरेस्ट, क्योंकि विमेन जो है वो विमेन के इंटरेस्ट को, विमेन नीड्स को ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए कानून बनाते वक्त विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। अभी सिर्फ 14% है लोकसभा में। एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी बढ़ेगा क्योंकि विमेन जो है इन जनरल उनका क्रिमिनल केसेस कम है। अभी जितने भी विमेन लेजिस्लेटर्स हैं उनका अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो क्रिमिनल बैकग्राउंड कम है एज कंपेयर टू द मेल मेंबर। एंड दिस विल मोटिवेट अदर women टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड दिस विल ओवरऑल क्रिएट ए पॉजिटिव इकोसिस्टम। इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।